हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना BECS 184 का इग्नू का असाइनमेंट सॉल्व, जो कि है हमारे इग्नू के सेकेंड सेमेस्टर का असाइनमेंट। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2025 में अपना एडमिशन कराया और दिसंबर 2025 में अपना पेपर देने जा रहे हैं। ऑल्सो फॉर उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2024 जून में अपना री रजिस्ट्रेशन कराया है, जून या जुलाई सेशन में, और पेपर देने जा रहे हैं 2025 के जून में। ओके, सो ये उन दोनों बच्चों के लिए है। ठीक है, इसका कोर्स सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपना ID कार्ड फ्रंट पेज लगाना होता है। सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मेंटेनेंस के साथ लिखनी होती है। अगर एक भी मिस्टेक होती है तो असाइनमेंट रिजेक्ट होने का खतरा रहता है। उसके बाद नंबर सेकेंड इज़ कि आपको अपना ID कार्ड लगाना होता है। नंबर थर्ड फिर आपको क्वेश्चन पेपर लगाना होता है। जैसे ये है ना, इसका क्वेश्चन पेपर यहाँ से स्टार्ट है। वेट, यहाँ से स्टार्ट है इसका क्वेश्चन पेपर। इसकी फ़ोटोकॉपी लगानी होती है। उसके बाद आपको हैंड रिटन असाइनमेंट लिखने होते हैं, हाथों से लिखे हुए। अगर हाथों से लिखे नहीं होंगे, प्रिंटेड होंगे, तो फिर आपका असाइनमेंट रिजेक्ट होगा। उन्हें हाथों से लिखा हुआ असाइनमेंट ही चाहिए। एंड अगर आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन है, अगर आपका मतलब ऑनलाइन फ़ोन के थ्रू ही आपका सबमिशन होता है PDF बना के, तो आपको सबसे पहले जो स्टेप्स मैंने बताए वो करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, हर पेज के नीचे अपना नेम एंड एनरोलमेंट नंबर लिखना है। अगर नेम और एनरोलमेंट नंबर हर पेज के नीचे आप नहीं लिखते हो तो आपका असाइनमेंट इससे रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये लिखना ज़रूरी है। और सेकंड बात, अगर आपका ऑफलाइन सबमिशन है तो भी अगर लिख दिया नीचे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लिखा तो भी वो चल जाता है, क्योंकि ऑफलाइन में वो हार्ड कॉपी ले ही रहे है ना, इस चक्कर में। और देखो नेक्स्ट चीज़ ही ये कि अगर आपने PDF लगाई है लेकिन सिर्फ आंसर किए, क्वेश्चन नहीं किए हुए, तो फिर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब भी वो नहीं नंबर देते हैं जितना पहले देंगे। अगर आप क्वेश्चन, और एक और चीज़, आपको क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है, आंसर ब्लू पेन से करना है। ठीक है, ये चीज़ कर लेना। उसके बाद आते हैं हम अपना सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। अब आते हैं यहाँ, सबसे पहले आप कोर्स कोड लिखेंगे। उसके बाद कोर्स टाइटल लिखेंगे, डेटा एनालिसिस। ठीक है, स्टार क्लासेस नहीं लिखेंगे आप, बिकॉज ये मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है आपने, असाइनमेंट 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच कैरी 20 मार्क्स। हर क्वेश्चन का आंसर देना है, हर एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर कैरी करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कंप्यूट एंड इंटरप्रेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये आपको X हाइट दे रखी है, Y वेट दे रखा है। ये आप बहुत अच्छी सी सुंदर सी टेबल बना लेना। ठीक है, देन इसका आंसर यहाँ से है, टू कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड वेट वाई टू फॉर गिवन डेटा वी कैन यूज़ द पैरेशन कोरिलेशन फार्मूला। ये है पैरेशन कोरिलेशन फार्मूला। ठीक है, ये आप नोट करेंगे यहाँ से। वेयर n इज़ द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स एंड सिग्मा XY इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पेयर स्कोर्स एंड सिग्मा X इज द सम ऑफ द X स्कोर्स, सिग्मा Y इज द सम ऑफ द Y स्कोर्स एंड सिग्मा X स्क्वायर इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ X स्कोर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे सिग्मा Y स्क्वायर इज द सम ऑफ द स्क्वायर्ड Y स्कोर्स। ठीक है, गिवन डेटा आपको ये दे रखा है एंड इसका आंसर यहाँ से, टू कैलकुलेट द नेसेसरी सम्स। यहाँ पे ये है डेल X, सिग्मा X ये रहा, सिग्मा Y ये रहा, इन सबका मीन दे रखा है आपको। सिग्मा XY ये दे रखा है आपको, सिग्मा X स्क्वायर ये दे रखा है आपको। नाउ प्लग दिस वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला। अब ये सारी चीज़ें इस फॉर्मूले में आपने पुट कर दी। ठीक है, देख लो यहाँ से। पुट करने के बाद इंटरप्रिटेशन मिल गया आपको, द कंप्यूटेड कोरिलेशन कोएफिशिएंट R इज around of 0.947 indicates a very strong positive linear relationship between height and weight in the given data set. This test suggests that generally as height increase, weight also increases proportionally. ठीक है, then इसका जो B पार्ट है वो है explain step by step procedure for testing the significance of correlation coefficient। इसमें आपको टेस्ट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। तो नंबर 1 इज फॉर्मुलेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H0 = P = 0, there is no significant correlation between the variables, then H1 = P is not equal to 0, there is a significant correlation between the variables। स्टेप नंबर 2 कहता है कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूजिंग द डेटा फ्रॉम इग्नू बुक ऑफ BECS 184 डेटा एनालिसिस। आपको ये नहीं करना, ये तो बुक से आपका डेटा ले रखा है इस वजह से लिखा हुआ है, ये नहीं लिखना आपको यहाँ से लिखना है वी कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट RS। जो हमने निकाला था वो क्या था, ये था ना, पीछे जो निकाला था वही है। एंड ये भी मत लिखना आप कैलकुलेटेड अर्लियर। ठीक है, स्टेप नंबर 3, डिटरमाइन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-2 n = 6 है, जहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-2 = 6 - 2 = 4। देन नंबर 4 पे आपको क्या करना है, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ t। अब यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू ऑफ t निकालनी है। यूजिंग द t डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वी फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ t फॉर
alpha is equals to 0.05 and degrees of freedom is equals to 4. Then t 0.05 comma 4 is equals to 2.132. Then calculate the t statics. आपको अब t statics निकालना है. t is equals to r into under root n minus 2 upon under root 1 minus r square है. यहाँ पे 0 point is equals to 0.86. ये पूरा आपने सॉल्व किया ना तो आपका ये आया. क्या आया? ये आया 0.22. Next step number 6 is compare the calculated t statics with the critical value. Since the calculated t static 2.55 is greater than the critical value 2.132, we reject the null hypothesis. हम null hypothesis को अपने reject कर सकते हैं जो हमने मानी थी. Then conclusion, there is a significant correlation between the variables at alpha is equals to 0.05 level of significance. The final answer is हमारे ये आ रहे हैं. क्या आ रहे हैं? ये आ रहे हैं. वेट 0.05 आ रहे हैं. ठीक है. देन देखो नंबर 2, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म मैथमेटिकल मॉडलिंग? एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्विंग द मैथमेटिकल मॉडलिंग. ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है. मैथमेटिकल मॉडलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मैथमेटिकल techniques to describe and analyze real world problem or system. It involves translating a problem into a mathematical framework, analysis the model and interpreting the result. Then step 1, problem formulation. Identify the problem or system to be modeled. Define the key variables and parameters. Step number 2 is data collection. Gather relevant data and information about the problem or system. Number 3 is model development. Development a mathematical model that describes the problem or system. This may involve using equations, graphs or other mathematical techniques. Number 4, model analysis. Analyze the model to understand its behavior and properties. Number 5 is मॉडल वैलिडेशन. या आप स्टेप 1 स्टेप 2 है ना वो छोड़ दो, आप 1 2 3 पॉइंट्स डाल के लिख सकते हो. ये एक तरीके से पॉइंट्स ही है. वैलिडेट अ मॉडल ऑफ कंपेयरिंग इट्स प्रेडिक्शन विद रियल वर्ल्ड डेटा. Number 6, model interpretation. Interpret the results of the model and draw conclusion about the problem or system. Example, suppose we want to model the relationship between the height and weight of the individual using data IGNOU book of PC. यहाँ पे फिर ये वाली लाइन आ गई, ये नहीं लिखना आपको, बस वेट ऑफ इंडिविजुअल तक लिखना है. ठीक है, ये वाली लाइन नहीं लिखना, ये तो डेटा ले रखा है उससे, इसलिए ये लिखा हुआ है ना. देन नेक्स्ट देखो नंबर 1, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. डिफाइन द वेरिएबल्स हाइट एक्स एंड वेट वाई. देन स्टेप 2, डेटा कलेक्शन. कलेक्ट डेटा ऑन हाइट एंड वेट फ्रॉम IGNOU बुक में से ले लिया हमने. मॉडल डेवलपमेंट. डेवलप अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल y इक्वल्स टू a प्लस bx. देन नंबर 4, मॉडल एनालिसिस. एनालाइज द मॉडल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b. Then number 5, model validation. Validate the model by comparing its prediction and real world data. Number 6, model interpretation. Interpretations are result for every unit increase in height, weight increase by b unit. The final answer is mathematical modeling is a process of using mathematical techniques to describe and analyze real world problem or system. Number B is what is logic. Logic क्या होता है? Why it is necessary to know the basic of logic in data analysis. आखिरकार डेटा एनालिसिस में लॉजिक को जानने के लिए हमारी बेसिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ लॉजिक सेज logic refers to the systematic study of principles of valid inference and reasoning. It involves the use of reasoning and argumentation to evaluate information and arrive at a conclusion. Number 2, importance of logic in data analysis. In data analysis, logic is necessary to ensure that conclusions drawn from data are valid and reliable, to helps to evaluate arguments and evidence, identify patterns and relationships, avoid errors in reasoning, make informed decisions. Number 3, application of logic in data analysis. Logic is applied in data analysis through various techniques such as deductive reasoning, drawing conclusion and premises, inductive reasoning, making generalization and specific observation, hypothetically reasoning, testing hypothesis through experimentation. तो जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो क्या है? लॉजिक इज एसेंशियल इन डेटा एनालिसिस टू एंश्योर वैलिड एंड रिलेबल कंक्लूजन्स. देन असाइनमेंट 2 जो है हमारा वो हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स कैरी करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से जो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे 12 मार्क्स कैरी करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे 12 मार्क्स कैरी कर रहे हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसस एंड सर्वे डेटा. व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेंसस एंड सर्वेज. डिफरेंस between census and survey data. Census data refers to the collection of all data from every member of a population, whereas survey data involves collection data from a sample of the population. Stages involved in planning and organizing censuses, planning and design. Define objectives, scope and methodology. Number 2,
preparation of questionnaire, develop and test questionnaire. Number 3, sampling frame, identify and prepare sampling frame. Number 4, data collection, collect data through enumeration. Number 5, data processing, edit code and tabulate data. Number 6 is data analysis, analyze and interpret data. Number 7, report writing, prepare and publish census report. Then stays involved in planning and organizing surveys. Number 1, problem formulation, define research problem and objectives. Number 2, research design through survey design and methodology. Number 3, sampling design, select sampling technique and sampling size. Number 4, questionnaire design, develop a pre-test questionnaire. Number 5, data collection, collect data through survey. Number 6, data processing, edit code and tabulate data. Number 7, data analyze and interpret data. Number 8, report writing, prepare and publish survey report. The final answer is these are the differences and stages involved in planning and organizing सेंससेस एंड सर्वेस. नंबर 4 जो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग. इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है. जेड स्कोर क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स क्या होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है. नंबर फर्स्ट देखते हैं अ जेड स्कोर. द Z score is a measure of how many standard deviations an observation is always from the mean. It is calculated using the formula Z is equals to x minus mu upon sigma. Then where x is the observation, mu is the mean and sigma is the standard deviation. Number B, snowball sampling techniques. Snowball sampling is a non-probability sampling techniques where existing study participants recruit future participants from among their acquaintances. These techniques is often used to study where the population is difficult to access or identify. Number C, type and type type first and type second errors. Type first error, the rejection of true null hypothesis denoted by a alpha. Type 2 error, the failure of reject a false null hypothesis denoted by beta. Number D, normal distributive curve. A normal distributive curve, also known as bell curve, it is a graphical representation of a normal distribution. It is symmetrical about the mean with the majority of the data points clustered around the mean and tapering off gradually towards the extremes. नंबर 5 का ए जो है वो क्वेश्चन आपका ये है, ये 6 नंबर का आपका 6, इसका बी पार्ट भी है ना, तो 6 और 6. ठीक है. कोरिलेशन डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई कॉजेशन. इलूसिडेट. Correlation does not necessarily imply causation, means that a relationship between two variables does not necessarily means that one causes the others. Reasons: coincidence, common cause, reverse causation. Example: ice cream sales, the number of people wearing shorts and correlated, but one does not cause the other. Instead, both are influenced by warm weather. नंबर बी का 5 का क्वेश्चन नंबर सी क्या कहते हैं? अ स्टडी इन्वॉल्व एनालाइज वेरिएशन ऑफ द रिटेल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन 3 प्रिंसिपल सिटीज़, मुंबई, कलकत्ता एंड दिल्ली. 3 शॉप्स वर चूजन एट रैंडम इन ईच सिटी एंड रिटेल प्राइस इन रुपीज़ ऑफ द कमोडिटी वर नोटेड एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली. मुंबई के दे रखे आपको डेटा 643, 655 एंड 702 एंड कलकत्ता का 469, 427, 525 एंड दिल्ली का 484, 456, 402. यहाँ से correlation does not necessarily imply causation, means that just because two variables are related it does not mean that one caused the other. There are several reasons for this. Coincidence, the correlation might be due to change. Common cause, both variables might be influenced by a third variable. Number 3, reverse causation, the supposed effect might actually by the cause. For example, consider the correlation between the number of ice cream sales and the number of people wearing shorts. While there is a correlation, it is not because eating ice cream causes people to wear shorts or vice versa. Instead, both variables are influenced by a third variable, warm weather. Therefore, correlation alone is not sufficient to establish causation. Other factors such as experimental design and statistical control must be considered to determine causality. नंबर 6 का जो बी ए पार्ट है वो आपका क्या कह रहे हैं? व्हाट इज़ द कंडीशंस व्हेन टी टेस्ट, एफ टेस्ट और जेड टेस्ट आर यूज्ड. वो कौन सी कंडीशन है जिसमें टी टेस्ट, एफ टेस्ट और जेड टेस्ट का यूज़ किया जाता है? नंबर 1, कंडीशन फॉर टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड जेड टेस्ट. सबसे पहले टी टेस्ट का यूज़ फॉर कंपेयरिंग मीन्स ऑफ टू ग्रुप व्हेन द सैम्पल साइज इज स्मॉल एंड इज लेस देन 30 एंड पॉपुलेशन
and population standard deviation is unknown. Then number 2, app test use the comparing variances of two groups or for analysis of variance ANOVA when the sample size is large and is greater than 30. Then number 3 is Z test used for comparing mean of two groups when the sample size is large and is greater than 30 and the population standard deviation is known. नंबर 6 का जो बी पार्ट है वो ये कहता है व्हाट इज़ मल्टीवेराइट एनालिसिस. Right, what are the important points to be kept in mind while interpreting the result obtained from multivariate analysis. इसका आंसर ये है मल्टीवेराइट एनालिसिस refers to statistical techniques used to analyze multiple variables simultaneously, examining the relationship among them. Interpret important point for interpreting results. Assumptions checked if assumptions of multivariate analysis such as normality and homoscedasticity are met. Number 2, correlation matrix. Examine the correlation matrix is identify relationship between variables. Number 3, significant test. Consider the significance level of the test, example p values, to determine the reliability of the results. Number 4, interpret of coefficient. Interpret the coefficient beta with in the context of the research question. Model fit. Evaluate the goodness of fit and the model of the data. क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका लास्ट है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन, आपको डिफ्रेंशिएट करना है इन सब चीज़ों में, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में, फिनोमिनोलॉजी एंड एथनोग्राफी में, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड में, पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट में. नंबर 1A, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व न्यूमेरिकल डेटा focused on measurement and analysis, uses statistical method, aims to test hypothesis and predict outcome. Qualitative research involve non-numerical data, text, images, etc. Focuses on meaning and interpretation, uses the thematic analysis and coding, aims to explore and understand phenomena. Number B, phenomenology and ethnography. Phenomenology focus on individual subjective experiences, aims to understand the meaning and essence of experience, uses in-depth interviews and descriptive analysis. Ethnography focus on cultural and social practices, aims to understand the context and meaning of behaviors, uses participant observation and field notes. नंबर सी जो है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड पे. नंबर 1, ऑब्जर्वेशन मेथड कहता है हमसे इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग पार्टिसिपेंट इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, एम्स टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एंड पैटर्न, डज नॉट मैनिपुलेट वेरिएबल्स. देन इसका सेकंड पार्ट, एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स टू टेस्ट हाइपोथेसिस, एम्स टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, यूजेस कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स. देन नंबर डी पार्ट हमें ये कहता है इसका पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट. पॉइंट एस्टिमेट अ सिंगल वैल्यू डेट एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर, प्रोवाइड अ precise estimate but may not be accurate. Then interval estimate, a range of values that estimate a population parameters, provides a margin of error and confidence level. ठीक है. अगर आपको इग्नू के असाइनमेंट की नीड है, हैंड रिटन चाहिए या PDF कॉपी चाहिए तो प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 8800176878. होप आपको बहुत अच्छी लगेगी राइटिंग एंड सो ऑन. ठीक है. सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में.